जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। लुसेंट आधुनिक भारत के इतिहास में ये टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। तो इसको आज इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने क्या कवर किए थे वो हम एक नज़र में आपको हम बता देते हैं। तो देखिए, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम कवर किए थे भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं घटनाएं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और ये देखिए, ये जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित था। और ये था राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और आंदोलन एवं घटनाएं। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ आंदोलन एवं घटनाएं किस वर्ष हुआ था ये वो, और उससे क्या संबंधित कोई विषय है या उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आंदोलन है, देखिए घटनाएं है ये। तो देखिए, पहला है ये आंदोलन एवं घटनाएं। पहला घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इससे संबंधित है व्यक्ति है एओ ह्यूम, बम्बई से हैं। नेक्स्ट है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं और बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में, तो इसी विरुद्ध में बंग भंग आंदोलन हुआ था और इसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। आगे है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इसकी स्थापना में थे मुख्य थे आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। और ये कहाँ में स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की ढाका में। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, तो एकदम बिल्कुल गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना चूँकि ज़्यादा पॉपुलर नाम है इसलिए वो कई बच्चे सही लगा देते हैं। लेकिन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। कहाँ में? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। आगे है कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में और नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गया था। सूरत फूट हुआ था, इसको सूरत फूट भी कहा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कब जो है नरम दल, किस अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल का विभाजन हो गया था? तो सूरत अधिवेशन में, इसलिए इसको सूरत फूट भी कहा जाता है। कब जो है सो नरम दल एवं गरम दल विभाजित हो गया था? 1907 में। नेक्स्ट देखिए है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 में होता है। ये देखिए, होम रूल आंदोलन 1916 में होता है और किसके नेतृत्व में होता है? तिलक और एनी बेसेंट के। तिलक पहले होम रूल आंदोलन की स्थापना, होम रूल आंदोलन करते हैं और एनी बेसेंट भी, उसके बाद एनी बेसेंट भी करती हैं होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट है, इनका उद्देश्य था स्वशासन की प्राप्ति, भारतीयों को स्वशासन की प्राप्ति। आगे है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट होता है दिसंबर 1916 में और ये जो है दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। और इसमें क्या होता है? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता है। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अलग जो हो गए थे, सूरत विभाजन में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे, इसमें फिर दोनों साथ हो जाते हैं और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो जाता है लखनऊ पैक्ट में। आगे है मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा होता है 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेग्यू घोषणा कब होता है? तो मॉन्टेग्यू घोषणा होता है 20 अगस्त 1917 को। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा कब होती है? भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 को। और नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट होता है, यहाँ पे देखिए रॉलेट एक्ट है ये। रॉलेट एक्ट होता है 19 मार्च 1919 को और इसको काला कानून भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट होता है कब होता है? 19 मार्च 1919 को काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो देखिए क्या था कि ये कानून था, जैसे किसी पे संदेह हुआ तो उसको ना अंग्रेज पकड़ के जेल में डाल देते थे। उसे ना अपील करने की इजाज़त थी, ना वो वकील रह सकते थे, ना ही वो कोई अपना कुछ दलील दे सकते थे कि हम निर्दोष हैं। तो इस आधार पर इसको इसीलिए इसको क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। कब लागू होता है रॉलेट एक्ट? 19 मार्च 1919 को। तो ये याद रखिएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देता है। आगे है
वो जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए 19 मार्च को होता है रॉलेट एक्ट आता है, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हो जाता है 13 अप्रैल को, यानी कि पहले रॉलेट एक्ट तब जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के नेतृत्व में कहाँ पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। नेक्स्ट देखिए है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, ये देखिए खिलाफत आंदोलन कब होता है 1919 में, और किसके नेतृत्व में होता है, ये शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन क्यों होता है, तो टर्की में जो खलीफा पद था उसके समर्थन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये आंदोलन था। अंग्रेज़ खलीफा पद को हटाना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम, वहाँ के मुस्लिम जो थे वो खलीफा पद को हटाना नहीं चाहते थे। खलीफा पद एक प्रधानमंत्री जैसा पद होता था, तो उसको अंग्रेज़ जो है हटाना चाहते थे। उसी खलीफा पद के समर्थन में ये शौकत अली और मोहम्मद अली भी भारत में कौन सा आंदोलन चलाए थे, खिलाफत आंदोलन, और इसका समर्थन महात्मा गांधी भी किए थे। नेक्स्ट है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। यहाँ पे देखिए हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होती है 28 मई 1920 को। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है, 28 मई 1920 को, और ये किससे संबंधित है, जालियांवाला बाग से संबंधित है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो हत्याएं हुई थी तो उसी की जांच के लिए हंटर कमेटी की स्थापना हुई थी, और वो रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। तो कब रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, 28 मई 1920 को हंटर कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। एक हंटर आयोग भी है जो शिक्षा से रिलेटेड है। अगर ऑप्शन में शिक्षा, अगर ये जालियांवाला बाग हत्याकांड न रहे तो शिक्षा से रिलेटेड हंटर कमेटी है, तो ये भी आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि एक हंटर आयोग शिक्षा से रिलेटेड भी है। आगे है, अगर ऑप्शन में ये रहेगा हंटर कमेटी जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, नेक्स्ट है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। यहाँ पे देखिए क्या है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, ये दिसंबर 1920 में होता है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब होता है, दिसंबर 1920 में होता है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित, और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। आगे है असहयोग आंदोलन का आरंभ। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब होता है, असहयोग आंदोलन का आरंभ होता है 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब होता है, 1 अगस्त 1920 को, और ये इसका नेतृत्व कौन करते हैं, ये असहयोग आंदोलन का, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिए असहयोग आंदोलन जो वापस भी ले लिया जाता है, तो चौरी चौरा कांड हो जाती है कहाँ, लखनऊ, ये गोरखपुर में। गोरखपुर में चौरी चौरा नामक एक जगह है, वहाँ पे चौरी चौरा कांड हो जाता है। बहुत सारे सिपाहियों पर, ये जो असहयोग आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे वो गुस्से में आकर थाना पे हमला कर दिए थे, जिससे कुछ सिपाहियों की मौत हो गई थी। तो ये चौरी चौरा कांड इसी को कहा गया। कब होता है, 5 फरवरी 1920 को। देखिए असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू होती है, और चौरी चौरा कांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 को। और गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, वापस ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, तो गांधी जी का कहना है कि जो हम अहिंसा के बल पे आज़ादी लेना चाहते हैं, इस मोटो को या कह सकते हैं कि इस उद्देश्य को हमारे जो अभी भारतीय जनता हैं वो समझ नहीं सके हैं, इसलिए वो वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए है स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 को, और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। इसकी स्थापना करते हैं मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। इसकी स्थापना कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करते हैं, तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। और इसके जो कब स्थापना होती कब है, तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। आगे है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है अक्टूबर 1924 में, और इसकी स्थापना करते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। यहाँ सचिंद्र सान्याल लिखा है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में, और सचिंद्र सान्याल इसकी स्थापना करते हैं।
और एक और है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसकी स्थापना भगत सिंह करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया है साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1927 को, और इसके नियुक्ति की अध्यक्षता जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन होता है। साइमन कमीशन में 7 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्षता कर रहे होते हैं जॉन साइमन। कब होता है इसकी स्थापना? 8 नवंबर 1927 को। आगे देखते हैं हम साइमन कमीशन का भारत आगमन। ये देखिए साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है? 3 फरवरी 1928 को, और भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार। तो देखिए साइमन कमीशन का कब आता है भारत आगमन? तो 3 फरवरी 1928 को, याद रखिएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है 3 फरवरी 1928 को, और यही साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे तो उनको लाठी से प्रहार किया गया था। तो वो लाठी से प्रहार किया गया था जिससे उनकी बाद में मौत हो गई थी। उन्होंने ये बात कहा था कि एक एक लाठी जो है हम पर बरसी गई, एक एक लाठी अंग्रेज़ों के ताबूत का कील साबित होगा। ये बात लाला लाजपत राय ने ही कहा था। आगे देखिए नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आती है अगस्त 1928 में, और इसके रिपोर्ट के जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष होते हैं। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह। क्या है ये? बारदौली सत्याग्रह 20 नंबर है। ये किस वर्ष हुआ था? अक्टूबर 1928 में हुआ, और संबंधित विषय एवं व्यक्ति। संबंधित विषय इससे कौन थे और व्यक्ति कौन थे इससे? तो ये गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? तो यह वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, और अक्टूबर 1928 में। तो कई बार दे देता है ऑप्शन में कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह लगा रहता है, तो लोगों को लगता है बच्चों को महात्मा गांधी ही होगा, लेकिन बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। आगे है लाहौर षड्यंत्र केस। यहाँ देखिए लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को होता है, और इसमें होते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। लाहौर षड्यंत्र केस कब होता है? लाहौर षड्यंत्र केस होता है 8 अप्रैल 1929 को, और किसके द्वारा बम फेंका जाता है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में क्या फेंका जाता है? बम फेंका जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है? 3 दिसंबर 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1929 में, और इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश किया जाता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1929 में, इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाहौर अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1929 में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पेश किया जाता है? तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पेश किया जाता है। आगे है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की जाती है? ये देखिए स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को की जाती है, और इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की जाती है। स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की जाती है 2 जनवरी 1930 को, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया भी जाता है। मनाने की घोषणा भी हो जाती है। कब? 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह कब होता है? 12 मार्च, यहाँ पे देखिए 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। तो देखिए नमक सत्याग्रह क्या है? नमक सत्याग्रह कब मनाया जाता है? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। नमक सत्याग्रह कब मनाया जाता है? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, और महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। कहाँ से?
महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। साबरमती से डांडी तक नमक यात्रा करते हैं गांधी जी, और ये 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक होता है। और ये भी है कि ये क्वेश्चन बना है कि ये गांधी जी को डांडी साबरमती से डांडी तक जाने में कितना दिन का समय लगा था, तो ये 24 दिन का समय लगा था। इसमें लगभग 78 आदमी इनके साथ गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है कब? 6 अप्रैल 1930 को। तो ये भी पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। आगे है गोलमेज सम्मेलन। देखिए गोलमेज सम्मेलन होती है 12 नवंबर 1930 को। गोलमेज सम्मेलन कब होती है? गोलमेज सम्मेलन होती है 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित। गोलमेज सम्मेलन कब होती है? 12 नवंबर 1930 को, और किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में यह आयोजित होती है। आगे देखिए है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो है 4 मार्च 1931 को होती है। गांधी इरविन समझौता कब होती है? 4 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। तो पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब होता है? 4 मार्च 1931 में। और गांधी इरविन समझौता में क्या डिसीजन लिया जाता है? तो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य ये समझौता संपन्न होता है, तथा इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को वायसराय इरविन कहते हैं गांधी जी से कि आप उसको स्थगित कर दीजिए, हम आपकी बात मानेंगे, तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन इसमें स्थगित कर दिया जाता है 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते में। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को मनाया जाता है। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी भाग नहीं लेते हैं। द्वितीय गोल सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को होता है और गांधी जी इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखिए है कम्युनल अवार्ड। यहाँ पे देखिए कम्युनल अवार्ड, इसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। और कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है 16 अगस्त 1932 को। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब होती है? 16 अगस्त 1932 को। और मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। और मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। किसको? हिंदू, मुस्लिम और दलित को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, इसलिए इसको कहा गया कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट अवार्ड। इसलिए कहा गया है कि भारतीयों का कहना है कि ये जो सांप्रदायिकता अंग्रेज ने दिया है एक मुझे अवार्ड के रूप में, कि अंग्रेजों को लग रहा है कि वो मुझे अवार्ड दिया है। नेक्स्ट देखिए पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट येरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी येरवदा सेंट्रल जेल में होते हैं, वहीं पूना पैक्ट पर समझौता होती है। कब होती है? 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता होती है जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर, जो देखिए पूना पैक्ट या येरवदा जेल में जो पूना पैक्ट होता है कब होता है? 24 सितंबर 1932 को। उसमें क्या होता है? तो देखिए कह रहा है गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित किए गए। अब देखिए निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुनिश्चित किए जाते हैं। क्या हो रहा है कि कह रहा है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता है 24 सितंबर 1932 को, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। और वो जो सांप्रदायिक अवार्ड जो दिया जाता है या सांप्रदायिक पंचायत जो दिया जाता है, यानी कि दलितों को अलग विधानसभा में पृथक निर्वाचक मंडल जो दी जाती है, उसको हटा करके क्या किया जाता है? 71 के बदले कितना स्थान उनके लिए सुरक्षित कर दिया जाता है? उसी में 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित कर दिया जाता है, लेकिन उनको पृथक निर्वाचक मंडल नहीं मिलता है। तो ये ज़्यादा बेटर है इंडिया के लिए खास करके। नेक्स्ट देखिए आगे आंदोलन एवं घटनाएं।
वर्ष, संबंधित विषय एवं व्यक्ति। देखिए आंदोलन एवं घटनाएं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, यहाँ देखिए 17 नवंबर 1932 को। ये भी पूछा जाता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो 17 नवंबर 1932 को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। किस में कांग्रेस भाग नहीं लेते हैं? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेते हैं, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। आगे कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ पे देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है? मई 1934 में होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है? मई 1934 में होता है। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है? 1934 में होता है। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कौन कौन होते हैं? तो जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में होते हैं। इसकी स्थापना मई 1934 में होती है। आगे है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है 1 मई 1939 को। सुभाष चंद्र बोस इसके क्या होते हैं? सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। और नेक्स्ट है, ये कांग्रेस के अंतर्गत ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस करते हैं 1 मई 1939 को। मुक्ति दिवस की स्थापना होती है 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। मुक्ति दिवस होती है 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। और एक नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान की मांग होती है 24 मार्च 1940 को और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में होती है? तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के नहीं, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग होती है 24 मार्च 1940 में। आगे देखिए है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब होता है? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाता है कौन? वायसराय लिनलिथगो के समय। कौन होता है उस समय? वायसराय। उस समय वायसराय होता है लिनलिथगो और अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 को। नेक्स्ट देखिए है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आता है मार्च 1942 को और किसके नेतृत्व में आता है? स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। आगे देखिए है भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया जाता है 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी जी इसे पेश करते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को। आगे है शिमला प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन होता है 25 जून 1945 को। सभी राजनीतिक दलों का ये सम्मेलन होता है, लेकिन ये सम्मेलन असफल होता है क्योंकि ये नेहरू जी जो जातिगत आधार पर अलग दलित के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल मांग कर रहे थे। आगे है नौसेना विद्रोह। यहाँ पे देखिए क्या है नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह होती है 19 फरवरी 1946 को मुंबई INS तलवार के सैनिकों के द्वारा। नौसेना विद्रोह कब होती है? 19 फरवरी 1946 को मुंबई में INS तलवार के सैनिकों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को और भारत को स्वतंत्र करने का क्या दिया जाता है? आश्वासन दिया जाता है। आगे है देखिए कैबिनेट मिशन का आगमन। यहाँ देखिए कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को होता है। कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है? 24 मार्च 1946 को होता है। आगे है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन होता है। और कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन कब होता है? 16 मई 1946 को। तो ये देखिए कैबिनेट मिशन का आगमन ये याद रखिएगा कि 24 मार्च 1946 को होता है। और ये भी याद रखना है कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस,
स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। ये तो लगभग हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में, चाहे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, मतलब ये पूछा ही जाता है। तो भारत का आगमन, कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। और ये भी पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन कब हुआ, तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन हुआ। आगे है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होता है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दंगा फैलाया जाता है। और ये कब घोषणा होती है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की? 16 अगस्त 1946 को। आगे अंतरिम सरकार की स्थापना। अंतरिम सरकार की स्थापना होती है 2 सितंबर 1946 को। नेहरू इसमें प्रधानमंत्री बनते हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना कब होती है? 2 सितंबर 1946 को। इसमें कौन प्रधानमंत्री बनते हैं? नेहरू इसमें प्रधानमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना। यहाँ देखिए माउंटबेटन योजना जो होती है 3 जून 1946 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। माउंटबेटन योजना होती है 3 जून 1947 को। वायसराय माउंटबेटन ने इसमें भारत विभाजन की क्या रखते हैं? योजना रखते हैं 3 जून 1947 को। आगे है स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है ये 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना। भारतीय गणतंत्र की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है देखिए भूदान आंदोलन। आगे क्या है? भूदान आंदोलन। यहाँ देखिए भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन होता है। और इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? भूदान आंदोलन की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत होती है पोचमपल्ली नलगोंडा। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। पोचमपल्ली नलगोंडा में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत ये पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना से हुई थी। और इसकी शुरुआत किए थे विनोबा भावे ने। और सबसे भूमि जो दान दिए थे रामचंद्र रेड्डी ने अपनी भूमि सबसे पहले दान में दिए थे। तो ये भी याद रखना है। आज हमने देख लिया भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। तो ये हमने 2-3 बार पढ़ लिए। ये क्या हमने आज देखा। नेक्स्ट देखिए है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि भारत के महान शहीद। क्या कवर करने जा रहे हैं हम? तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं भारत के महान शहीद। तो ये देखिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ये भारत के महान शहीद। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।